13 जून 2023 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में टर्नल रोड के मकान नंबर C13 के एक निवासी ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उनके पड़ोस के एक घर से अत्यधिक बदबू आ रही है, जो समय के साथ बढ़ती जा रही है। उस व्यक्ति ने आगे बताया कि जब उन्होंने घर के बाहर जाकर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और बदबू इतनी तीव्र थी कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। जब उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू किया तो अंदर से अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि शायद अंदर कोई मौजूद है। उन्होंने दरवाजे को फिर से खटखटाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। व्यक्ति ने पुलिस से अनुरोध किया कि वे आकर स्थिति की जांच करें। घटना की जानकारी मिलते ही देहरादून पुलिस तुरंत क्लेमेंट टाउन के उस घर पर पहुंची। उस समय वहां पड़ोस के कुछ लोग भी बाहर खड़े थे, जिनमें बदबू से असहजता की भावना स्पष्ट थी। उस घर के मकान मालिक सुहेल भी वहीं पर मौजूद थे। मकान मालिक सुहेल ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि बदबू फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। पुलिस तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। वहां पर घर के अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे, लेकिन मेन दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरा दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनमें से एक दरवाजे पर जाली लगी हुई थी और शायद इसी जाली की वजह से दुर्गंध बाहर आ रही थी। अगर यह नॉर्मल दरवाजा होता तो किसी को पता नहीं चलता। खैर, पुलिस जाली वाले दरवाजे की जाली काटती है और घर के अंदर जाती है। साथ ही कुछ पड़ोसी भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन घर के अंदर बेडरूम का दृश्य इतना भयानक था कि उसे देखकर पुलिस भी सहम गई और वहां मौजूद पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि कमरे के अंदर फर्श पर 2 लाशें पड़ी थीं। शवों को देखकर स्पष्ट हो रहा था कि उनमें से एक पुरुष का और दूसरा महिला का था। दोनों शवों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे कई दिनों से वहीं पड़े थे। उनके नाक और गले से काफी खून बहकर पूरे फर्श पर फैल गया था और सूखकर पूरी तरह काला पड़ चुका था। उन लाशों पर कीड़े भी रेंग रहे थे। लेकिन तभी अचानक सभी लोग एक ऐसी चीज देखकर हैरान रह गए जो उनके सामने आई। उन दोनों लाशों के पास एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उस बच्चे को चेक किया तो पता चला कि वह अभी भी जीवित था। उसे देखकर ऐसा लगा कि बच्चे को पैदा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। अधिकतम उसकी उम्र 1 हफ्ता रही होगी और कहीं न कहीं यह बच्चा उन्हीं मृतकों का था और इसका मतलब था कि उनकी मृत्यु के बाद से ही यह बच्चा भूखा प्यासा उस बदबूदार माहौल में पड़ा हुआ था, जिसके कारण उसका शरीर पीला पड़ चुका था और उसके ऊपर कीड़े भी रेंग रहे थे। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। मकान मालिक से पूछताछ करने पर पता चला कि ऊपर का कमरा उन्होंने अनम और काशिफ नामक दंपति को किराए पर दिया था। जब एक व्यक्ति ने पुलिस को कॉल करके इस घटना की सूचना दी, इत्तेफाक से उसी समय एक महिला भी कुछ लोगों के साथ क्लेमेंट टाउन पुलिस स्टेशन पहुंची। वह अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। उसने बताया कि उसके पति 10 जून से फोन नहीं उठा रहे थे, जबकि वह लगातार उन्हें फोन कर रही थी। फिर 12 जून से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद 13 जून को चिंतित होकर उस महिला को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। उस महिला ने बताया कि उनका घर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के चहल थाना क्षेत्र में है, लेकिन कई दिनों से पति से बात न होने के कारण वह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सहारनपुर से देहरादून आई थी, क्योंकि उसका पति देहरादून में ही काम करता था और वहीं रहता था। इधर काशिफ और अनम की बात करें तो उनके घर में किसी तीसरे शख्स के आने की गुंजाइश नहीं लग रही थी, क्योंकि घर में सारा सामान अपनी जगह पर ठीक ठाक रखा हुआ था, यानी घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ था। साथ ही एक दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरे दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने एक दरवाजे को परमानेंटली बाहर से बंद किया हुआ होगा और दूसरे दरवाजे से आते जाते होंगे। लेकिन अब सवाल यह था कि वह लोग बाहर से ताला क्यों लगाएंगे, जबकि उन्हें तो ताला अंदर से लगाना चाहिए था। पहले तो पुलिस को लगा कि इस कपल ने खुदकुशी की है,
लेकिन फिर पुलिस को लगा कि कोई भी इंसान खुद को इतनी तकलीफ देकर क्यों मारेगा, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि अगर कोई भी खुदकुशी करता है तो वह अक्सर फंदे से लटक कर ही करता है। यही चीज पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर 1 हफ्ते का बच्चा भी जिंदा पड़ा हुआ मिला था। अगर उन्होंने खुदकुशी की थी तो फिर उन्होंने बच्चे को तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया था? और अगर यह कत्ल था तो फिर जरूर कोई ना कोई यहां पर आया था। लेकिन जब कत्ल हुआ था तो जाहिर है कि उस वक्त मरने वालों ने विरोध भी किया होगा, चीखें भी होंगी। फिर किसी पड़ोसी ने उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी, और ना ही किसी ने वहां किसी को आते जाते देखा। पुलिस के मन में ऐसे ही कई सवाल उठ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया, क्योंकि आगे की जांच के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि उनकी मौत कैसे हुई है। मकान मालिक से बात करने पर पता चला कि काशिफ और अनम इस वाक़े से 4 महीने पहले ही यहां आए थे। उस वक्त अनम प्रेग्नेंट थी। 8 जून को वह दोनों किसी प्राइवेट अस्पताल गए थे, जहां अनम ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर 10 जून को वह लोग घर वापस आ गए। मकान मालिक ने बताया कि उसके बाद से यह लोग घर से बाहर नहीं निकले। पुलिस हत्या और खुदकुशी के बीच कंफ्यूज हो रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मौत का सही कारण नहीं पता चल पाया, क्योंकि शव बुरी तरह सड़े हुए थे, जिससे मौत का कारण जानना बहुत कठिन था। इसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिवारों से संपर्क किया और उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि काशिफ का घर सहारनपुर में था, और यह भी सामने आया कि सहारनपुर में काशिफ की एक और पत्नी थी, यानी उसकी पहले एक शादी हो चुकी थी और अनम उसकी दूसरी पत्नी थी। काशिफ की पहली पत्नी का नाम नुसरत था और उनका एक बेटा भी था। इन सभी जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस का ध्यान काशिफ की पहली पत्नी नुसरत पर गया। हो सकता है कि काशिफ की दूसरी शादी के कारण नुसरत को गहरा दुख हुआ हो और इसी वजह से उसने हत्या की साजिश की हो, जैसा कि कुछ मामलों में हुआ भी है। संभव है कि इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। धीरे धीरे सुराग मिलते रहे और घटना के 2 दिन बाद जब नुसरत के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस की एक टीम देहरादून से सहारनपुर के लिए रवाना हो गई। नुसरत अपने ससुराल यानी काशिफ के घर पर ही थी। पुलिस ने वहां जाकर नुसरत से पूछताछ की। नुसरत ने बताया कि उसके और उसके पति के बीच दूसरी शादी को लेकर कोई विवाद नहीं था। दूसरी शादी के बाद भी उनके संबंध अच्छे थे। नुसरत ने कहा कि वे हर दिन फोन पर बात करते थे, लेकिन अचानक काशिफ ने फोन उठाना बंद कर दिया। 12 जून को उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, जिसके कारण नुसरत ने 13 जून को खुद अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट देहरादून में दर्ज कराई। वहां जाकर उसने क्लेमेंट टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत की पुष्टि के लिए थाने में जांच की और पाया कि सचमुच नुसरत ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने नुसरत का फोन चेक किया और उसकी कॉल डिटेल्स भी देखी। नुसरत के सभी बयान सही पाए गए। उसने पहले भी अपने पति से हर रोज बात की थी और फोन ना उठाने पर कई बार उसे कॉल भी किया था। काशिफ के पिता मोहसिन का भी यही कहना था कि उनकी बहू अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उनका एक बेटा भी है। पति की हत्या के बाद अब उनका क्या होगा, क्योंकि काशिफ ही उनके लिए कमाने वाला था। काशिफ जेसीबी और क्रेन ऑपरेटर था और देहरादून में काम करता था। पूछताछ और छानबीन के बाद पुलिस ने नुसरत को क्लीन चिट दे दी और उसे शक के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने काशिफ के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही थी कि काशिफ की जिंदगी में कौन कौन सी समस्याएं थीं, या फिर उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। घर वालों और गांव वालों से बात करने पर पता चला कि काशिफ ने काफी पैसे उधार लिए हुए थे। उसके ऊपर करीब 1 लाख का कर्ज था, जिसकी वजह से वह थोड़ा परेशान भी रहता था। पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कर्ज के बोझ से छुटकारा पाने के लिए काशिफ ने पहले अपनी पत्नी की जान ली हो और फिर खुदकुशी कर ली हो, लेकिन अपने बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया हो। यह भी संभव था कि जिनसे उसने कर्ज लिया था उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया हो। हालांकि पुलिस को यह विश्वास नहीं था कि कर्ज देने वाला ऐसा करेगा, क्योंकि काशिफ को मारने से उनका पैसा वापस मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती। जब पुलिस को सहारनपुर से भी कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस वापस देहरादून नाकाम लौट आई। इसके बाद
पुलिस ने काशिफ और अनम के फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) निकलवाई। उनकी कॉल डिटेल्स की जांच की गई, लेकिन इससे भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उनके फोन में जितने भी नंबर थे वे सभी उनके जानने वाले लोगों के थे। इसी दौरान एक खुशखबरी मिली कि मृतकों का बच्चा अस्पताल में रिकवर कर गया है और अब वह खतरे से बाहर है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वह समय पर पैदा हुआ था और स्वस्थ था। उसका वजन भी ठीक था। डॉक्टरों का कहना था कि अगर उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई होती तो शायद उसकी भी अपने माता पिता की तरह मौत हो जाती। इधर पुलिस भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी और कत्ल के सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने क्लेमेंट टाउन के वारदात वाले इलाके में जितने भी CCTV कैमरे लगे थे उन्हें खंगालना शुरू किया। उस घर के आसपास कोई कैमरा नहीं था, लेकिन एक कैमरा मुख्य सड़क पर लगा हुआ था। पुलिस को जांच में इतना तो पता चल गया था कि यह कत्ल 10 जून से 13 जून के बीच में हुए हैं, तभी तो उन दोनों लाशों की इतनी बुरी हालत हो गई थी। अब पुलिस ने 10 जून से आगे की सारी फुटेज निकालकर जांच शुरू की। दिन में तो उस इलाके में लोगों की चहल पहल होती थी, इसलिए कोई भी उस समय हत्या करके वहां से भाग नहीं सकता था। 10 जून की रात को भी पुलिस को कोई संदिग्ध नजर नहीं आया था। इसके बाद पुलिस ने 11 जून के फुटेज देखे, लेकिन 11 तारीख को भी कोई संदिग्ध नहीं दिखाई दिया। पुलिस निराश हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 जून से लेकर 13 जून तक के सभी फुटेज देखने का निश्चय किया। 13 जून की सुबह में एक कार का फुटेज दिखा जिसमें कुछ संदिग्ध नजर आया। पुलिस ने उस कार को ध्यान से देखा और उसका नंबर साफ दिखाई दे गया। इस नंबर के जरिए पुलिस ने कार के मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त की और पता चला। पुलिस को काशिफ के घर वालों ने बताया कि कार के मालिक का नाम अश्वद है। उन्होंने यह भी बताया कि अश्वद काशिफ का दोस्त है। पुलिस अश्वद के पते पर पहुंचती है और उससे कार के बारे में पूछताछ करती है। अश्वद ने बताया कि 13 जून को उसकी कार शहबाज नाम के एक लड़के के पास थी, लेकिन उस रात वह कहाँ गया था इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने अश्वद से पूछा कि यह शहबाज कौन है। अश्वद ने बताया कि शहबाज अनम का बड़ा भाई है। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि अनम का भाई इतनी रात को इस इलाके में क्या कर रहा था। उन्हें शक होने लगा कि शायद वही शख्स जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, कहीं वह अनम का भाई शहबाज ही तो नहीं है। लेकिन सवाल यह था कि वह अपनी बहन और जीजा को कत्ल क्यों करेगा। इसी दौरान पुलिस को अनम के मोबाइल फोन में एक वीडियो मिला जिसमें अनम कह रही थी कि उसका भाई उसे और उसके पति काशिफ को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। वह रोते हुए कह रही थी कि शहबाज उन्हें मारने का प्लान बना रहा है और इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा है। वीडियो देखने के बाद पुलिस को साफ हो गया कि इस कांड में शहबाज का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस ने शहबाज के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकाली। इससे पता चला कि 10 जून की रात को शहबाज ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था और फिर उसका फोन 11 जून की सुबह को ही ऑन हुआ था। वैसे तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लोग अक्सर रात में फोन बंद कर देते हैं ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। लेकिन शहबाज ने केवल 10 जून की रात को ही अपना फोन बंद किया था। ना तो उसने इससे पहले कभी ऐसा किया था और ना ही इसके बाद। यही चीज उसे शक के घेरे में ला रही थी। इसके साथ ही यह भी पता चला कि 13 जून को उसकी लोकेशन क्लेमेंट टाउन में ही थी और 10 जून को भी फोन बंद होने से पहले वह अपनी बहन के किराए वाले घर पर ही था। लेकिन जब उसका फोन ऑन हुआ तो वह कहीं और था। इस बीच काशिफ के पिता ने क्लेमेंट टाउन जाकर शहबाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे और बहू की हत्या के पीछे शहबाज का ही हाथ है। अनम का मायका और ससुराल दोनों सहारनपुर में ही थे और उनका गांव भी एक ही था। इसलिए पुलिस ने सहारनपुर जाकर शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज को देहरादून लाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन शहबाज ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया। उसने कहा, भला मैं अपनी बहन और जीजा की हत्या क्यों करूंगा? मैं अपनी बहन को तो कतई मार नहीं सकता और अपने जीजा को मारकर मैं अपनी बहन को विधवा नहीं कर सकता। लेकिन उसके खिलाफ पुलिस के पास ठोस सबूत थे। पुलिस ने CCTV फुटेज, शहबाज की लोकेशन, उसके फोन का स्विच ऑफ होना और अश्वद का बयान,
जिससे शहबाज ने उस दिन कार मांगी थी, यह सबूत शहबाज के सामने रखे। जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि अपनी बहन अनम और काशिफ की हत्या उसी ने की थी और उनके बच्चे को जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि उसका जन्म 9 जून को हुआ था। उसने सोचा कि बच्चा छोटा है, भूखा रहकर खुद ही मर जाएगा। शहबाज ने चाकू से काशिफ का गला रेता। जब उसकी बहन उठ गई तो उसने उसका मुंह और गला दबाकर उसे भी मार दिया। दरअसल शहबाज और काशिफ एक ही गांव के रहने वाले थे और दोस्त भी थे। काशिफ ने शहबाज की बहन अनम से शादी की, जिससे उनकी दोस्ती रिश्ते में बदल गई थी। काशिफ ही शहबाज को देहरादून घूमने के लिए बुलाया था। शहबाज के दिल में पहले से ही काशिफ के प्रति गुस्सा था। उसने सोचा कि वह देवभूमि में ही काशिफ का खेल खत्म कर देगा, लेकिन भीड़ भाड़ की वजह से उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। घूमने के बाद वे वापस क्लेमेंट टाउन अपने घर लौट आए। 10 जून तक शहबाज अपने जीजा काशिफ और बहन के साथ उनके किराए के घर में रहा। 10 जून की रात को जब सभी लोग डिनर के बाद सोने चले गए तो देर रात को शहबाज उठा, किचन से चाकू लेकर अपनी बहन के बेडरूम में गया। 9 जून को अनम ने बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए दोनों पति पत्नी बहुत थके हुए थे और गहरी नींद में थे। शहबाज ने काशिफ का गला चाकू से रेत दिया। काशिफ ने विरोध करने और चीखने की कोशिश की, लेकिन शहबाज ने काशिफ पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया, जिससे काशिफ की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच उसकी बहन अनम की भी नींद खुल गई। उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई के हाथों अपने पति को मरते हुए देखा। अनम ने अपने भाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहबाज यही नहीं रुका। काशिफ को मौत के घाट उतारने के बाद शहबाज ने अपनी बहन को भी काबू कर लिया, क्योंकि एक दिन पहले अनम लेबर पेन में थी, जिससे वह बहुत कमजोर हो गई थी। शहबाज ने उसे आसानी से दबोच लिया और फिर गला दबाकर अनम को खत्म कर दिया। इस दौरान वे दोनों पति पत्नी बेड से नीचे फर्श पर गिर गए थे। उन दोनों को खत्म करने के बाद शहबाज ने खुद को अच्छी तरह से साफ किया। इसके बाद शहबाज ने एक दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और दूसरे दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर चुपचाप वहां से निकल गया। घटना वाली रात शहबाज किसी भी कैमरे में जाते हुए नहीं दिखा। कई दिन बाद 13 जून की सुबह वह अपने दोस्त अश्वथ की कार लेकर दोबारा अपनी बहन के घर आया और उस समय कार कैमरे में कैद हो गई थी। शहबाज ताला खोलकर घर के अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। पूरे बेडरूम में खून ही खून फैला हुआ था, जो पूरी तरह से सूख चुका था। साथ ही उन लाशों से भयंकर बदबू भी आ रही थी। शहबाज ने सोचा था कि वह उन दोनों शवों को गाड़ी में ले जाएगा और उन्हें किसी दूसरी जगह ठिकाने लगा देगा, लेकिन बदबू इतनी ज्यादा और खतरनाक थी कि वह उनके पास भी नहीं जा पाया। सबसे दुखद बात यह थी कि मासूम बच्चा भी उस कमरे में बेड पर यूं ही पड़ा था। इसके बाद शहबाज ने उन लाशों को ठिकाने लगाने का प्लान कैंसिल कर दिया और ताला लगाकर कार से वापस अपने घर चला गया। शहबाज ने यह तो बता दिया कि उसने ही काशिफ और अनम को कत्ल किया और यह भी बताया कि उसने उन्हें किस तरह से मारा था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर एक भाई ने अपनी बहन, जो मां बने एक दिन भी नहीं हुआ था, को इतनी बेरहमी से क्यों खत्म कर दिया था। साथ ही उसने अपने जीजा को भी मौत के घाट क्यों उतार दिया था और अपने 2 दिन के मासूम भांजे को वहां पर तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया था। पूछताछ के दौरान शहबाज ने बताया कि 8 साल पहले उसके पिता की मौत हाइड्रा के नीचे दबकर हो गई थी और उस हाइड्रा को काशिफ का भाई चला रहा था। शहबाज का कहना था कि उन्होंने जानबूझकर उसके पिता को मारा था और तब वह छोटा था, इसलिए बदला नहीं ले सकता था। 1 साल पहले की बात है, जब शहबाज को एक लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल जाना पड़ा था। उस दौरान उसके भाई काशिफ और बहन अनम ने घर से भागकर शादी कर ली। जेल से बाहर आने के बाद गांव के लोग शहबाज का मजाक उड़ाने लगे। इस उपहास ने उसके भीतर आक्रोश को और बढ़ा दिया। वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और उसने इसके लिए काशिफ को जिम्मेदार ठहराया। पहले शहबाज ने अपनी बहन और काशिफ को धमकियां दीं, जिसके कारण अनम ने वह वीडियो बनाया। इसके बाद बदला लेने के उद्देश्य से
शाहबाज ने काशिफ से नजदीकियां बढ़ानी शुरू की। 10 जून को काशिफ ने ही उसे उत्तरकाशी चलने के लिए कहा था। वहां काशिफ ने मैगी बनाई और तीनों ने खाया। रात में जब सब सो गए, शाहबाज ने किचन से चाकू उठाया और सोते हुए काशिफ का गला रेत दिया। अनम की आंख खुली तो उसने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन शाहबाज ने उसका गला दबाकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह वहां से भाग गया। शाहबाज ने बताया कि जब उसने काशिफ का गला रेत दिया था तो खून का फव्वारा छूट गया था और दीवार पर धब्बे लगे थे। उसने उन्हें कपड़े से साफ कर दिया था, लेकिन हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू अपनी जेब में रख लिया और आशा रोडी के जंगल में फेंक दिया। शाहबाज अकेला था और उस दिन शवों को ठिकाने नहीं लगा सका था। उसे डर था कि बच्चे के रोने की आवाज सुन ली जाएगी और मामला खुल जाएगा। कई दिन बीतने के बाद भी जब वहां से कोई खबर नहीं आई, तो वह 12 जून की रात अपने दोस्त की कार लेकर फिर से देहरादून में काशिफ के घर आया। उसने शवों को ले जाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इधर अनम और काशिफ का बच्चा, जो कि अस्पताल में था, अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। 23 जून को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में बच्चा उसके दादा दादी यानी काशिफ के माता पिता को सौंप दिया गया। पुलिस ने शाहबाज के बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया। फिलहाल शाहबाज जेल में है और यह केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। धन्यवाद।